हाय, मैं हूँ राधिका धवड़ और आप देख रहे हैं नेशन नेक्स्ट। आज मेरे साथ महाराष्ट्र के लीडिंग मराठी न्यूज़पेपर डेली देशोन्नति के संपादक मिस्टर प्रकाश पोरे जुड़े हैं। इनका ये मानना है कि कोरोना वायरस का जो डर लोगों में है वो बिल्कुल गलत है और सरकार और डॉक्टर्स ने इन लोगों के मन में एक डर पैदा किया है। इनका ये भी मानना है कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स ने कुछ भी हो जाए हॉस्पिटलाइज नहीं करना चाहिए अपने आप को। आइए इनसे पूछते हैं कि इन्हें ऐसा क्यों लगता है। अ वेरी वार्म वेलकम सर। नमस्ते। सर आप बताइए, आपने कहा था कि आप मास्क नहीं पहनते हैं और आपने कहा था कि कोरोना वायरस ऐसे स्प्रेड नहीं होता है एंड ये बस एक मामूली सर्दी खांसी है। आप ऐसा क्यों समझते हैं कि आप उसको बिलिटिल क्यों कर रहे हैं जब इतने सारे डेथ्स हो रहे हैं लोगों की। जो तुमने पूछा है कि जो मास्क वगैरह के बारे में, देखिए ऐसा है, मैं एक बात तुमको बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूंगा। देखिए अभी फिलहाल में जो देश के अंदर सिचुएशन चल रही है कि जिसके अंदर ये बोलते हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो मुझे एक ही बात बताओ तुम कि क्या, एक मुझे बताओ कि जो हमको ऑक्सीजन नेचुरली मिल रही है, फोकट में मिल रही है, और इसी ऑक्सीजन को लेते लेते मैं आज 70 साल का हुआ हूँ, 70 साल का, और मैं जिंदा हूँ अच्छी तरह से। तो आप मुझे ये कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि अभी मास्क लगाओ नहीं तो कोरोना घुस जाएगा और आपको यू विल गेट इन्फेक्टेड। मुझे बताओ कि कोरोना ये है क्या आखिरी। देखो, कोरोना कुछ नहीं है, ये एक वायरस है। क्या एक ही वायरस है क्या कोरोना, ये अभी आया है क्या? एक बात समझ लो, 2,30,000 वायरसेस अभी तक हमारे साइंटिस्ट ने या हमारे जो मेडिकल साइंस है उसने डिटेक्ट किए हैं और उसको नाम दिए गए अलग अलग। उसी तरीके से ये कोरोना की फैमिली है, उसके अंदर भी 20-25 टाइप्स है कोरोना के। तो उसके बाद में ये कोविड-19 इसको कहा गया क्योंकि ये 2019 के अंदर इसको डिटेक्ट किया गया। तो मुझे ये बताना है कि यही कोरोना फैमिली के साथ में मैं पैदा हुआ हूँ, तुम भी पैदा हुई हो, और इसी के साथ में हमको दुनिया जिंदगी भर हमारी रहना है और दुनिया को भी रहना है आगे। ये कोई नई बातें नहीं है। ये वायरस से जो है ना, आप चाहो तो इनको मित्र कह सकते हो, आप चाहे तो इनको आपका दुश्मन कह सकते हो। अगर आपने दुश्मन कह दिया तो आपके लिए सारी बातें बड़ी कठिन हो जाएंगी इसको समझने के लिए और बाकी ये करने के लिए। देखिए, जिंदगी में हमारे भारत के अंदर तो भी ऐसा है कि 3 बार ऋतु चेंज होता है। पानी के दिन, ठंडी के दिन और गर्मी के दिन। अभी देखिए, मार्च अप्रैल महीने के अंदर गर्मी बढ़ गई है, और गर्मी बढ़ यानी पर्टिकुलरली ऐसा समझ लो होली हमारे लिए उस हिसाब से सीजन रहता है। गाँव खेड़े के अंदर हम लोग होली के बाद में घर के बाहर सोना चालू करते हैं क्योंकि बाहर का वातावरण अच्छा रहता है, रूम का वातावरण। अभी तो ये एयर कंडीशनर वगैरह आ गए तो लोगों ने वो आनंद लेना बंद कर दिया। नहीं तो मैं तो हमेशा होली आने के बाद में हम तो हमारी खटिया बाहर डालते थे और सो जाते थे बहुत शांति से। अभी मच्छर बढ़ गए तो लगे तो उसके लिए एक थोड़ी मॉस्किटो नेट लगा लेते, दूसरी कोई बात नहीं है। और आप एक बार सो के देखिए बाहर कितना आनंद आता है नेचुरल एयर कंडीशन के अंदर। तो बातें ऐसी हो गई है कि ये जब सीजन चेंज होता है तो नेचुरली तुमने देखा होगा कि तुम्हारी भी अभी वाटर इनटेक काफी बढ़ गई होंगी, और वाटर इनटेक बढ़ता है तो हमारी भी ऐसी इच्छा रहती है कि ये ठंडा पानी मिले। तो हम लोग मटके का पानी छोड़ के फ्रिज का पानी पीते हैं। कभी किसी के घर को जाते हैं तो हमको कोल्ड ड्रिंक पिला देता है। उसके बाद में रात को बच्चों के साथ में कभी आइसक्रीम खाने चले जाते हैं, या कभी कोई शादी रहती है तो शादी के अंदर भी कोई ठंडा या कोल्ड ड्रिंक पी लेते, या बाहर अगर गन्ने का रस मिले तो वो पी लेंगे। उसके अंदर आपको पता है कि ये जितना भी बर्फ डालते हैं वो सारा का सारा इंडस्ट्रियल आइस होता है, ये कोई इडेबल ऑयल रहता नहीं है। ठीक है, बॉम्बे नागपुर के जैसे सिटी में, पुणे के जैसे अंदर वो स्पेशल क्यूब्स वगैरह मिलते हैं, लेकिन बाकी हमारे गांव खेड़े के अंदर तो वही बर्फ रहता है पूरा का पूरा, जो चिलिंग प्लांट के लिए या चिलिंग करने के लिए यूज करते हैं आइसक्रीम वगैरह के, दूध वगैरह कोल्ड ड्रिंक कर। तो ऐसा बर्फ डालने के बाद में लोगों को नेचुरली थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम की बीमारी होती है। और सर्दी जुकाम हो गए तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई थोड़ा वायरल फीवर हो गया है, 2-3 दिन बुखार आती है। तो ये सारे चीजें ये होती रहती है। और जब ये टेम्परेचर वगैरह सारा चेंज होता है तो नेचुरली इस तरीके से जब वायरल फीवर होता है तो पूरे घर के लोगों को वो एक 8-10 दिन का चक्कर रहता है, उसके अंदर सब लोगों को ये बुखार आके सब 10-15 दिन के अंदर स्वस्थ हो जाती है। ये पिछले कई सालों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कई सालों से। लेकिन आजकल क्या हो गया कि लोगों की स्मृति जो है ना वो बड़ी कमजोर हो गई है, तो उसको याद नहीं कि 2-3 साल पहले वही ऊंची इसी समय पे उसको सर्दी खांसी जुकाम हुई थी, ठीक हुआ था। लेकिन अभी क्या हुआ है, ये सर्दी खांसी जुकाम को नाम दे दिया गब्बर सिंह। गब्बर सिंह आ गया है, कोरोना आ गया है।
और उसका इतना हवा बना दिया है, इतनी हवा बना दिया है कि लोगों को कोरोना, देखिए अभी मैंने इतना देखा है कि लोगों को किसको बोल दो ना कि यार तेरे को कैंसर डिटेक्ट हो गया है, लोग डरेंगे नहीं कैंसर से, क्योंकि उसको लगता है कि चलो 2 3 4 5 साल तो मैं जिंदा रहूंगा कम से कम। लेकिन अभी कोरोना हो गया ना तो उसको ऐसा लगता है कि अरे बाप रे हो गया, मेरी तो 8 ही दिन की जिंदगी रहेगी, क्योंकि हो गया है। जिसको कोरोना हो गया हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया ना, 8 दिन में उसका राम नाम सत होने की न्यूज आ जाती है। और उसके बाद में भी इतनी जलील मौत कि उसके बॉडी को देखने का, हमारे हिंदू शास्त्र में कहते हैं कि कोई पापी आदमी रहता है ना तो उसका चेहरा नहीं देखना चाहिए, बोले मरने के बाद में तो तेरा चेहरा नहीं देखूंगा। इस तरीके से हम लोग कभी बातचीत करते हैं, शाप मिलता है उसको, ऐसा बोलते हैं। तो अभी ऐसी बात हो गई है, कोरोना की डेथ हो गई तो उसकी बॉडी जिस तरीके से पैंडेमिक में भूतिया तरीके से बनाई जाती है, कोई 5 6 भूत 10 भूत जमा हो जाते हैं, उसकी बॉडी को उठाते हैं, आपको हाथ लगाने नहीं देते, उसके जो हिंदू शास्त्र के हिसाब से जो कुछ क्रिया कर्म शास्त्र करना है उसका, तो वो होता नहीं है, और उसकी बॉडी उसी तरीके से क्रिमिनलाइज कर देते हैं। और एक ऐसा बड़ा डर लोगों के दिमाग में घुसा दिया गया है। बट डर की अगर हम बात करें, आप कोविड हॉस्पिटल्स में जाते हैं, आप कोविड पेशेंट्स के रूम में जाके उनसे मिलते हैं, उनसे उनको गले लगाते हैं, उनको खाना भी खिलाया हुआ है, आपने स्वीट्स खिलाए हुए हैं, आपको खिला रहा हूँ। डर क्यों नहीं लगता? नहीं, इसीलिए डर नहीं लगता है मुझे कि मेरी आइडियोलॉजी टोटल क्लियर है ये सर्दी जुकाम के बारे में। देखिए सर्दी जुकाम इसके पहले भी अपने पास में होता था, हम लोग इसका हवा नहीं, इतनी हवा नहीं बनाया था हमने। और अभी जिस तरीके से हवा बना दिया, और इसका एक जो मार्केटिंग के हिसाब से सारा इनका चक्कर है कि मास्क बिकने चाहिए, ये इसके वो जो पीपी किट है वो बिकना चाहिए, तो वो हिसाब से इन्होंने सारा का सारा प्रोटोकॉल बना दिया। और कोविड प्रोटोकॉल मुझे, और ये किसने बनाया कोविड प्रोटोकॉल? WHO ने बनाया। हु इज WHO? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तो मुझे एक बताओ, तो हेल्थ ठीक करने के लिए, रखने के लिए बातें क्या है? रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, और अपनी जो दिनचर्या है वो ठीक रखो, ये एक तरीका है तुम्हारा इसका, यानी नेचुरल तरीके से जियो। दूसरा योग शास्त्र है, तीसरी जो है आयुर्वेद है, यूनानी है, होम्योपैथी है। ये एलोपैथी तो अभी आई भाई 100 150 साल पहले है। और उसके बाद में WHO सिर्फ ये 150 साल पुरानी एलोपैथी के ही गुण गा रही है, और उसी के तहत सारे के सारे उन्होंने उनके प्रोटोकॉल बना दिए, वो हम क्यों मानेंगे? तो होम्योपैथी आयुर्वेद वाला आदमी हूँ, आज तक के मैंने जिंदगी में मेरे अभी तक के एक भी एलोपैथी की गोली नहीं खाई। हाँ एक बार कुछ इंजेक्शन, क्योंकि मेरे पाँव का कुछ वो इसका ऑपरेशन हुआ था थोड़ा सा, तो उस समय पे मुझे हॉस्पिटल के अंदर किया था, वो मेरी मजबूरी थी, तो उतना ही है। बाकी तो मैंने कभी जिंदगी में खाई नहीं। मैं तो 70 साल का हूं, मैं तो सर्दी खांसी जुकाम हर साल मुझे होता है। कि एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 4 है, ये आपके मित्र है। आपको छींक आती है, क्यों आती है छींक? आपके आंखों को भी, या अपने इलेक्ट्रॉनिक टेलीस्कोप या जो रहता है डॉक्टर लोगों के पास में, उसके अंदर भी जो ये पकड़ में नहीं आते हैं वायरसेस, तो इतना माइक्रो वायरस हमारे नाक में से अंदर जाने की कोशिश करता है। तो नाक के अंदर भगवान ने हमको जो प्रोवाइड किए हुए सेंसर्स है, वो बोलते अरे भैया तो अंदर कहाँ जा रहे हो, जोर से छींक आती है एकदम। उसके बाद में भी अगर कुछ वायरसेस अंदर घुसे हैं तो उनको मारने के लिए हमारे नाक से एक फ्लूइड आता है जिसको हम सर्दी बोलते हैं। और उसके बाद में अगर कोई बचे ही है और अंदर बॉडी के अंदर निकल ही गए हैं तो उनको मारने के लिए हमारे शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, जिसको हम बोलते हैं बुखार आ गया। तो बुखार आ गया, क्यों आ गया बुखार आपको? शरीर का तापमान क्यों बढ़ रहा है आपके? क्योंकि कुछ वायरसेस अंदर गए हैं और उनको मारना है, या कोई वायरसेस अंदर गए सीजन के हिसाब से, ताकि वो इसलिए भी आपको उसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं कि आपके अंदर की जो एंटीबॉडीज है वो सोई है। देखिए आपको वैक्सीन देते हैं, क्या करते हैं? वैक्सीन क्या है? देवी का टीका लगाते हैं, तो वो टीका क्या करते हैं? कहने का मतलब कैसा है कि वही देवी के जंतु आपके शरीर के अंदर छोड़ देते। वैक्सीन भी वही है, आपके शरीर के अंदर ये जो छोड़ दिए जाते, कोरोना के वायरस छोड़ दिए जाते। तो क्यों छोड़े जाते? क्योंकि वो अंदर जाएंगे आपके, तो उसी तरीके से ये कोरोना वायरस अंदर हमारे गए, तो बॉडी के अंदर गए बराबर वो क्या, हमारी जो एंटीबॉडी जो सो रही है, जिनका काम है कि इन वायरसेस को मारे और इस तरीके से करे, तो उनको सोए हुए उनको वायरसेस को जगाने के लिए, ये एंटीबॉडीज को जगाने के लिए वायरस अंदर गए हमारे। अब उसको इस तरीके से क्यों लेते? तो वायरसेस जैसे अंदर गए बराबर हमारी जो एंटीबॉडीज है वो काम करना चालू कर देती है, और हमारे शरीर का जो तापमान है वो बढ़ा देते। हम बेवकूफ लोग क्या करते हैं, या आपका जो नया मॉडर्न साइंस जो है वो क्या बोलता है कि नहीं नहीं इमीडिएटली पैरासीटामोल ले लो। हालांकि ये मॉडर्न साइंस के अंदर भी हमारे जो डॉक्टर थे एलोपैथी के, जो FRCS लंदन मेडिसिन थे, वो क्या करते थे, मैं उनके पास में जाता था, दादा प्रधान नाम था उनका, और वो तो अभी गुजर गए हैं।
काफी एजेड है, और आज उनको गुजरे हुए भी कम से कम 30 साल हो गए हैं। वो कितने एजेड होंगे आप समझ सकते हो। तो वो तो मैं अगर कभी जाता तो उनके पास में कि बुखार आ गई, तो वो बोलते अच्छा अच्छा ठीक है, खाना बंद कर दो इसका, और बोलते थे कि चलो मौसम्बी का जूस पियो अभी 2 दिन, उसके बाद में बोलते 2 दिन के बाद में आओ अगर नहीं बुखार उतरे तो। बस इतना करके मुझे हकाल देते थे वहां से। उसके बाद में मैं 2 दिन के बाद में जाता था तो बोलते थे ठीक है, ऐसा करो आज एक रजाई लेके ओढ़ के सो जाओ, रजाई ओढ़ के सो जाओ। तो रजाई ओढ़ के सो जाता था, खूब पसीना आता था मेरा। उसके बाद में उनके पास में जाते तो पसीना आ गया, अभी बुखार है नहीं है ना, चलो ठीक है हो गए, गोली भी नहीं देते थे। कभी कभी वो बोलते थे कि चलो 2-3 दिन देखते, अगर ऑब्जर्वेशन करने के बाद में बोलते देखो मुझे पहले देखने दो कि मलेरिया है, न्यूमोनिया है या टाइफाइड है। वो पहले ऑब्जर्व करते थे कि ये क्या चीज है, उसके बाद में वो बोले। हम लोग तो अभी बुखार आई नहीं कि लगे पैरासिटामोल ले लिया, यानी हमारी बॉडी काम कर रही है वो कि वो वायरसेस को मारे और तापमान से मारे उसको। हम लोग क्या कहे, पैरासिटामोल खा के उनके काम में दखल दे देते। हम लोग बोलते कि चलो बुखार अच्छी हो गई और हम बोलते राहत हो गई, तो वो अंदर का जो वायरस है ना वो भी बोलता कि चलो राहत की सांस वो भी लेता कि अरे अच्छा हो गया, टेम्परेचर कम हो गया। और उसके बाद में वो अंदर बढ़ते रहते, बढ़ने के बाद में वो आपको फिर अच्छा खासा आपका जुकाम हो जाएगा, फिर आपको खांसी होने लगेगी। तो वो चौथा आपको ये दिया है कि खांसी के कारण आपकी जो बलगम है बाहर निकलेंगी। तो आपका पहला मित्र कौन सा है, छींक, दूसरा कौन सा है, सर्दी, तीसरा मित्र कौन सा है आपका, बुखार, और चौथा मित्र कौन सा है आपका, खांसी। तो ये मित्र है, हम इसको दुश्मन समझने लगे हमारे। और इसी तरीके से जैसे थोड़ा बहुत किसको हो गया बराबर लगे कि इमीडिएटली वो आरटीपीसीआर टेस्ट करवाओ और आपको कोरोना हो गया, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में आपको हॉस्पिटल में भर्ती करवा देंगे नरकपुरी के अंदर। मुझे उसी के बारे में आपसे पूछना था कि आप कहते हैं कि हॉस्पिटलाइज नहीं होना चाहिए। अब हम ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो कोविड पॉजिटिव हुए हैं और वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे, बट जब वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेकर आए हैं तो वो हेल्दी होकर आए हैं, कोविड से लड़कर आए हैं। तो इस सिचुएशन के बारे में क्या कहेंगे? नहीं देखिए, हॉस्पिटल के अंदर मैंने सीरियस हुए वही लोग देखे जो हॉस्पिटलाइज हो गए। पहली बात एक समझो, जो हॉस्पिटलाइज हो गए। और हॉस्पिटल के अंदर सीरियस क्यों हुई है, क्योंकि उनको ये एंटीबायोटिक दिए गए बहुत लंबे तरीके से, उल्टे सुल्टे, और उसके बाद में वो रेमडेसिविर के इंजेक्शन दिए गए, उनकी इम्यूनिटी कम हो गई, उनकी जो शक्ति थी भगवान ने दी हुई नेचुरल उनकी इम्यूनिटी वो और वापिस से कम हो गई, और उसके बाद में वो क्रिटिकल हो गए। आप देखिए जो मरे हुए लोग हैं ना, इनका अगर परसेंटेज निकालेंगे तो जो हॉस्पिटल में गए ना वो ज्यादा मरे हैं, जो घर में रहे ना। देखो डेथ, आदमी कोई अमर पट्टा लेके नहीं आया है, आज नहीं तो कल किसी को भी मरना ही है। लेकिन आप ये इसका एक अंदाजा लगा दीजिए कि अभी लोग जो है, जो मर रहा है वो सिर्फ कोरोना से मर रहा है। अगर कोई घर पे बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है कोविड पेशेंट, तो उसके बारे में उसने क्या करना चाहिए फिर आपके हिसाब से? देखिए ऐसे है, आयुर्वेद के इतने अच्छे अच्छे नुस्खे हैं, लेकिन आपका उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए सबसे पहली बात। अगर आप घर को रहने के बाद में भी अगर ये गलत, यानी इमीडिएटली जाके आपने ये टॉमी फ्लू या अपना क्या बोलते हैं उसको, पैरासिटामोल, क्रोसिन वगैरह ये ले लिया, तो क्या होने वाला है, यही होने वाला है, यू आर गोइंग टू गेट क्रिटिकल। और ये तरीका नहीं है। आपको अगर कोविड हो गया यानी सर्दी खांसी जुकाम, मैं तो हमेशा उसको बोलता हूँ कि सर्दी खांसी जुकाम को तो मैंने उसको एक शॉर्ट नाम दे दिया कोरोना को, कि कोरोना मत बोलिए उसको, जुबू खांसा बोलिए। जुबू खांसा यानी क्या है, जू माने जुकाम, बू माने बुखार, खा माने खांसी, और सा माने सांस लेने में तकलीफ, जुबू खांसा, सिंपल विषय है। तो ये अगर आपको होता है तो नेचुरली आपको थोड़े बहुत जो इम्यूनिटी के जो काढ़े है, इम्यूनिटी बूस्टर के, जो जैसे इस तरीके से हमने काढ़ा बनाया है उसका, तो ये देखिए इसके अंदर, हमारे घर के अंदर, आपके घर में सारी चीजें इसके अंदर वो दालचीनी है, काली मिरी है, ये सारा उसका मन। और ये मैं तो कोई डॉक्टर नहीं और ये नहीं, लेकिन इसके अंदर काम करने वाले जो भी अच्छे लोग हैं उन लोगों ने ये सारी चीजें मुझे बताई। उसके अंदर अकल्पिता परांजपे करके डॉक्टर है ना बम्बई के, उनके साथ में मेरी जो चर्चा है उसने मुझे ये फार्मूला दिया। अभी कोई हर आदमी तो बम्बई जाके ये छोटी सी पुड़िया नहीं ला सकता, इसकी कीमत तो कुछ नहीं, 10 रुपए कीमत होगी इसकी बनाने की। तो मैंने ये समझा, उन्होंने जो मुझे परसेंटेज भेजा उसके हिसाब से मैंने इसका एक मिक्सचर बनवाया और पाउडर बनवा ली, उसके मिक्सर के अंदर डाल के उसके बाद में छोटी छोटी पुड़िया बनवा दिया, उसके अंदर सब लिख दिया, उनका नाम लिख दिया, उनका नंबर लिख दिया, और उसके बाद में बता दिया कि हाउ टू यूज इट। ये पाउडर देखो, काढ़ा बनाना है इसका, अब एक काढ़ा बनाओ बॉटल में, वो लीकेज होगा, तो इससे तो बेटर क्या है कि ये मैंने पाउडर बना दिया। और ये पाउडर बनाने के बाद में उसको मैंने बता दिया कि भाई ये 2 दिन की है, इसको 50-50% करो, 100 ml पानी में डालो, खूब उबालो, 100 मिली पानी में डाल के उसको 50 मिली बनाओ, और वो 50 मिली के 4 या 5 भाग करवा लो, 2 दिन में 2-3-4-5 ले लो। जैसी भी बुखार है,
आपको अगर बहुत ज्यादा है तो 2-3 3-4 बार पियो, और कम है तो सुबह शाम पियो, बस काम खत्म। तो देखो हल्दी सबसे अच्छा हमारे यहाँ गुणकारी चीज है, तो हल्दी का काढ़ा पियो। दूध बंद कर दो, सबसे पहली बात तो दूध बंद करो दो, क्योंकि दूध ही म्यूकस बनाता है। लोग क्या करते हैं, हल्दी को दूध के अंदर डाल के पीते हैं, और दूध जो है हमारा कंटामिनेटेड आ रहा है सब हमारे घर के अंदर। पुराना दूध जो था वो गाय का दूध था, अपने घर के सामने का दूध था, वो कंटामिनेटेड नहीं था। अभी मैं दूध बंद करने के लिए बोलता हूं, क्योंकि दूध के कारण सारा म्यूकस पैदा होता है शरीर के अंदर, और उसके कारण अलग अलग टाइप की बीमारियां हो रही है। तो ये तरीके से अगर आपने घर में रहे 2-3-4 बार ये करे। उसके बाद में हमारे डॉक्टर उत्तम माहेश्वरी है, उन्होंने तो एक अच्छा नुस्खा बताया। वो तो बोलते हैं कि सीधा सीधा 2-4 ग्लास गर्म पानी नींबू नींबू डाल के पियो, आधा आधा नींबू डाल के 2-4 ग्लास पियो, और रजाई लेके सो जाओ, और देखो कितना पसीना आता है। और उसके बाद में पसीना आने के बाद में शरीर पोंछ लो, जो चद्दर वद्दर गीली हो गई वो फेंक दो, उसको धोने के लिए डाल दो, काम खत्म। वायरसेस वगैरह जो भी होगी वो सब खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में एक दूसरे वैद्य उन्होंने अच्छा बताया है कि अगर आपको सर्दी बहुत हो गई, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उनका कहना है, वो केरल के है बेचारे, उनका कहना है कि कुछ नहीं, दोनों आपके नाकों के अंदर 2-2 बूंद नींबू का रस डाल दीजिए, बस काम खत्म करो। नींबू का रस डाल देने के बाद में आपके नाक से काफी सर्दी निकल जाएंगी, जितना आपके शरीर के अंदर गंदगी है। आफ्टर ऑल सर्दी खांसी क्या है, सर्दी खांसी क्या है, अपने शरीर के अंदर की जो ये गंदगी है वही बाहर निकल रही है, निकालिए ना भैया आप उसको। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हो गया है फिलहाल में कि जो मॉडर्न लोगों जो रहते हैं ना, वो उसको सर्दी को अपना ऊपर लेते रहेंगे, उसको बाहर नहीं फेंकेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि दैट इज आउट ऑफ एटिकेट्स, मैनर्स, अच्छा नहीं दिखता है। अभी मैं इसको तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ, आपके मैनर्स के कारण अगर आप बीमार गिरेंगे तो सर्दी को अंदर ले लेंगे। तो मैं तो बोलता हूँ कि टिश्यू पेपर ले लो, नाक में से सर्दी निकालो, जाके वेस्ट पेपर बास्केट में डालो, दैट इज नथिंग, देर इज नो रॉन्ग, क्या गलत क्या है इसके अंदर। तो ये सारी चीजें हैं, और उसके कारण, उसके बावजूद भी अगर समझ लो आप सीरियस होते, क्योंकि कोई दूसरी बीमारी हो सकती है, तो 2-4 दिन के बाद में जाइए ना डॉक्टर के पास में। लेकिन ये 4-5 दिन जब घर में है तो ये सारी चीजें करिए, फल खाओ, दूध पीना बंद कर दो। उसके बाद में जो ये जमीन के नीचे उगने वाली जितनी चीजें हैं, बटाटा, बीज, गाजर वगैरह, वो मत खाओ। उसके बाद में ये प्रोटीन युक्त आहार ले लो, दाल, अगर अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो ठीक है, चिकन का सूप ले लो, अंडे खा लो थोड़े से, और या नहीं है तो फिर आप तुअर की दाल खा लो। सारी चीजें भैया अवेलेबल हमारे आयुर्वेद के अंदर, एंशिएंट साइंस के अंदर। उसके बाद में ठंडा पानी बिल्कुल पीना बंद कर दो, थोड़ा गुनगुना पानी पियो हमेशा, थोड़ा पसीना निकालो, 5-6 बार ये वेपराइजर यूज करो। देखो 150-200 रुपए का वेपराइजर आता है, वो वेपराइजर के अंदर आपने समझ लो नीलगिरी के 2-4 बूंद डाल दीजिए, और उसके साथ में वेपर लीजिए। नहीं नीलगिरी है घर में तो अदरक का जूस डाल दीजिए उसके अंदर, तो या फिर अमृत काढ़ा बना लीजिए। मैं कोई वैद्य नहीं हूँ, मेरा कोई दावा नहीं उसके बारे में, लेकिन ये जो लोग हैं जिनके संपर्क में मैं हमेशा रहता हूँ, वो मुझे बताते हैं। आज बेचारे वो लोग इतने बिजी है कि आप उनको फोन करो तो बेचारे फोन भी नहीं उठा सकते, हजारों लोग उनको फोन कर रहे हैं। तो मैं भी सोचता हूँ कि चलो ठीक है, वो जो बातें बता रहे हैं उनमें की जो मेन मुद्दे की बातें है वो कम से कम मैं बताऊं। तो उसके बाद में बैठते होगा सीधा स्ट्रेट बैठो, कभी भी फुफ्फुस है वो अच्छी तरह से काम करते रहेंगे। तो इस तरीके से सारी छोटी छोटी चीजें है। राजबिंदु नाम का एक दवा, वो पहले जीवन मिक्सचर नाम से मिलता था, अब वो जीवन मिक्सचर बंद होके राजबिंदु करके बंधन लगा नवा, और वो ओरिजिनल है राजबिंदु। ये देखिए राजबिंदु नाम की दवा है, ये बॉटल है ऐसी। तो ये लाइए, ये राजबिंदु जो दवा है ना, ये कम से कम 100 बीमारी के ऊपर चलती है, 100 बीमारी के ऊपर। इतनी बात समझ लो, कई चीजें हैं। देखिए आपको ठीक होना है ना, तो अगर घर के घर में ठीक होना है ना, तो आप 10-20-50 रुपए के दवा में ठीक हो सकते हो। नहीं तो आपको बहुत ही शौक है तो जाइए आप हॉस्पिटल के अंदर, दीजिए 2-4-5 लाख रुपए की बिल। जब कोई पेशेंट डर जाता है, फैमिली वाले डर जाते हैं, एंड उन्हें लगता है कि बियॉन्ड पॉइंट ये काढ़ा हम नहीं ले सकते, उसे इमीडिएट असर नहीं करने वाला, तो उस वक्त पे तो वो पेशेंट हॉस्पिटल जाएगा और इंजेक्शन लेगा और ऑक्सीजन सब लेगा। बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है। होता क्या है, कोरोना के कारण इन्होंने जो प्रोटोकॉल बना दिया है कि भाई इसको आइसोलेट करो, इसको, ये तो नए नए शब्द हमने तो यही साल सुने होंगे ना आपने, कि ये क्या है, तो क्वारंटाइन में है, आइसोलेशन में। ये तो इसके पहले कभी सुने थे आपने ये सारे शब्द? तो आरटीपीसीआर टेस्ट तो कितनी बोगस है तुमको पता है। आप लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट कराने से डिस्करेज क्यों करें? क्योंकि सरकार बोल रही है कि मैक्सिमम करना क्या है, मेरा बोलना है आरटीपीसीआर टेस्ट करने के बाद में आप कोरोना पॉजिटिव बताएंगा, समझ लो आपको, यानी कहने का मतलब वो इतना ही बताएंगा कि आपको सर्दी खांसी जुकाम हुआ है, इतना ही बताएगा ना, और क्या करने वाला है, कोई बीमारी थोड़ी है वो।
और जाके आप हॉस्पिटल में चले जाएंगे उसके कारण, और वो हॉस्पिटल के अंदर है क्या? एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन तो नहीं है? कोरोना वायरस एग्जिस्ट करता है, ये आप भी मानते हैं? उसकी वजह से डेथ्स हो रही है। मैं तो बोल रहा हूँ 2,30,000 वायरस है, 2,30,000। तो कितने वायरसेस से आप डर के भागने वाले हो? तो कितनी वैक्सीन लेने वाले हो आप दुनिया जिंदगी में? अब 2,30,000 में से ऐसा समझ लो 300 वायरसेस हो गए जो साल खतरनाक हो गए। तो क्या 300 वैक्सीन लेने वाले हो आप? और कितनी बार आप लॉकडाउन करने वाले हो, और कितनी बार बंद रहने वाले हो? इन्हीं वायरसेस के साथ में आप पैदा हुए हो, इन्हीं के साथ में आपको जिंदा रहना है। ये कोई वायरसेस जाने वाले हैं क्या दुनिया में से? क्या आप स्ट्रेट अवे डिनाई करते हैं कि कोविड पैंडेमिक नहीं है? बिल्कुल, मैं तो स्ट्रेट अवे डिनाई करता हूँ, कोरोना नाम की कोई महामारी नहीं है। इन्होंने महामारी इसको बना दिया है, और इनको बनाने वाली जो है ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, केमिकल लॉबी, एलोपैथी लॉबी। इन लोगों को पैसे कमाना है, ICU यूनिट्स को लिए है, इनकी ये पूरी की पूरी पेंडेमिक है। आप जाके देखिए क्या हो रहा है, लोगों की लूट क्या हो रही है। और जो लोगों ने इसमें ये जो भर्ती हो गए ना, रामदेव बाबा का वीडियो देखिए ना आज का, उन्होंने क्या बोला है। वो खुद बोल रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है। वो तो बोल रहा है कि साल्डाना की जान ली है, उसको मार दिया गया। इस तरीके से उन्होंने ये कर दिया है, उस तरीके रोहित साल्डाना आज तक के। हाँ, आज तक का जो साल्डाना हमारे पत्रकार है, उनका तो 10-10 रेमडेसिविर लगाए बोले उसको। अरे एक रेमडेसिविर लगाने से आदमी की हालत क्या खराब हो जाती है, वो आप देखिए क्या होता है। बनी नहीं है इसके लिए दवा, आप दे रहे हो उसको। एलोपैथी की कोई दवा देखिए, एलोपैथी इज नथिंग बट ए केमिकल, और आपके बॉडी के अंदर कोई केमिकल चलता नहीं है। पहली बात एक समझो, नहीं सर ये चीजें समझते होंगे तो एक डॉक्टर उमेश सांखला करके बुल्ढाना के, उनकी आप मुलाकात ले लीजिए। ही इज अ थरो इन दैट, और वो काफी अच्छी तरह से आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ये क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है राधिका, एक बात समझिए, ये केमिकल्स और दवाएं वगैरह। मैं एक लेखक हूँ, एक ऑब्जर्वर हूँ, एक माइक्रो ऑब्जर्वेशन करता हूँ। और पहली बात ऐसा है कि मेरा दिमाग मैं यूज करता हूँ, और मैं सबसे पहली बात कॉमन सेंस यूज करता हूँ सारी चीजों में। यू यूज योर लॉजिक, यू यूज योर कॉमन सेंस, यू विल गेट आंसर ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। हॉस्पिटल्स में जो अभी क्रिटिकल ट्रीटमेंट मिल रही है, तो फिर वो क्या वो चीज गलत कर रहे हैं वो? बिकॉज बिल्कुल 200% हॉस्पिटल के अंदर होने वाली ट्रीटमेंट 200% गलत है। इसके अंदर के जो तज्ञ लोग हैं ना, वो ये बोल रहे हैं। लेकिन बातें ये हो रही है कि कोई एलोपैथी के डॉक्टर को उसको समझ में नहीं आ रहा, और अगर जाके वो इस तरीके से इंटरव्यू देता है ना, तो ICMR के लोग, उसके बाद में IMA के लोग, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोग जाके उस डॉक्टर को फोन करते कि तुम इस तरीके से बातें नहीं करेंगे, ज्यादा बातें करेंगे, इस तरीके से विरोध में बोलेगा, हम तेरा लाइसेंस कैंसिल करेंगे। आई विल नेम दी डॉक्टर्स टू यू, आई विल नेम द डॉक्टर्स टू यू। इस तरीके से उनको धमकियां गई है। आप किन डॉक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं? मैं आपको वो डॉक्टर्स लोगों के नाम दूंगा। एक डॉक्टर थे एलोपैथी के डॉक्टर, वो डॉक्टर को IMA की तरफ से ये हुआ। इवन इन डॉक्टर सांखला को फोन गए, वो तो आयुर्वेदिक का डॉक्टर है, उसके बावजूद भी उस डॉक्टर को फोन गए पुणे के डॉक्टर्स लोगों के, क्योंकि पुणे में लॉबी बैठी है वो वैक्सीन वालों की। वो वैक्सीन के बारे में उन्होंने बोला, वो बोले आप ऐसा कैसा बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हो कि वैक्सीन के कारण बहुत प्रॉब्लम आ सकते। यानी बीमारी आने के पहले वैक्सीन तैयार, बीमारी आने के 1 साल के अंदर वैक्सीन के पूरे हो गए, पूरे लोगों को टीके दिए जा रहे। भैया वैक्सीन ये कोई बच्चों का खेल लगता है क्या? 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 साल उसका रिसर्च होता है, उसके बाद में वैक्सीन के पूरे साइड इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स दिखे जाते हैं, और उसके बाद में वैक्सीन दी जाती है। तो आपका कहना है कि आप खुद भी वैक्सीन नहीं लेंगे, और आप अर्ज करोगे कि लोगों ने भी ये वैक्सीन नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, मैं तो नहीं लूंगा। मैं तो लोगों को तो मैं बोलूंगा उनका यूज करो, दिमाग यूज करो। व्हाट डू यू मीन बाय वैक्सीन? इट इज नथिंग टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। वैक्सीन से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, दूसरा कुछ होगा नहीं ना। इज दैट द ओनली सॉल्यूशन टू बूस्ट योर इम्यूनिटी? देयर आर n नंबर सॉल्यूशंस आर अवेलेबल टू बूस्ट माय एनर्जी। मैं सुबह जल्दी उठूंगा, वर्जिश करूंगा, योगा करूंगा। सर बट सरकार भी कहती है कि वैक्सीनेट करना जरूरी है, इट इज अ गेम चेंजर, सरकार कह रही है। सरकार की अपनी अपनी समझ है। सरकार में भी जो लोग, वही लोग बैठे हैं जो WHO के आदेश पे चल रहे हैं। मुझे एक ही चीज का जवाब सरकार से चाहिए, पैथी कौन सी पुरानी है? WHO का मतलब क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाउ दे कैन ओनली एम्फसाइज ऑन एलोपैथी? टेल मी। दुनिया में 3-4 पैथीज अवेलेबल है, आयुर्वेद अवेलेबल है, होम्योपैथी अवेलेबल है, यूनानी अवेलेबल है, सिद्ध साइंस है। हाँ, ये 4-5 यानी आयुष के अंदर में आने वाले 4-5, तो ये सारे बताने चाहिए। तो दे शुड गिव यू चॉइस। देखिए यूरोप के अंदर -डिग्री टेम्परेचर है, अमेरिका के अंदर कई कंट्रीज ऐसी कि जहाँ -डिग्री टेम्परेचर है। तो -डिग्री में रहने वाले आदमी की इम्यूनिटी, -डिग्री में रहने वाले आदमी को भी वही दवा। मैं यहाँ पर इतने गर्मी में रहता हूँ कि आदमी जिंदा नहीं रह सकता 40-50 डिग्री के अंदर, तो वायरस क्या जिंदा रहेगा? तो मुझे भी वही प्रोटोकॉल। तो जिनको गिमी पिग्स बन के अपने ऊपर वैक्सीनेशन और ये सारी चीजें कर रहा है, उन्होंने करना। गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू टेक द वैक्सीन।
मुझे मरना है मैं वैसे ही मरूंगा, वैक्सीन लेने के बाद में भी लोग मर रहे ना। और ये कौन सी वैक्सीन है कि ये वैक्सीन लेने के बाद में भी मुझे मास्क लगाना है, मुझे 2 गज की दूरी पालनी है। कॉमन मैन के लिए अगर उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी या फिर और बाकी उनके लीडर्स जो है वो अगर कहते हैं कि कोरोना वायरस से बच के रहिए और आप जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कर लीजिए अपने आप को, तो वो तो सर करने ही वाले हैं। क्या मोदी जी ये साइंटिस्ट है, डॉक्टर है? क्या उन्होंने कितने लोगों के साथ में कंसल्ट किया इसके बारे में? बिल्कुल नहीं किया। ये अभी चीजें एक्सपोज हो गई है, सारी की सारी चीजें। 4 घंटे का लोगों को समय देके बोलेंगे पूरे इंडिया लॉकडाउन करवा देंगे, करोड़ों लोगों को, बेचारों को, करोड़ों लोगों को रास्ते पे घुमाएंगे, रास्ते से पैदल चलाएंगे, हजारों किलोमीटर पैदल चलाएंगे। मैं कोई वो पार्टी का ना विरोधी हूँ, ना ही मैं कोई चलो। आई वोटेड मोदी इन 2014 में मैंने मोदी जी को वोट दिया, उनका प्रचार किया। क्यों उन्होंने बोला था कि तुमने उनको 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दो, तो मैं देश की फितरत बदल दूंगा। मुझे भी लगा ठीक है, व्हाट इज द प्रॉब्लम गिविंग हिम चांस। तो इसीलिए मैंने वोटिंग किया उनका, मैंने प्रचार भी किया। देखो ये बोलने का हक मुझे इसलिए है, मोदी जी के बारे में मुझे कमेंट करने का हक इसलिए बिकॉज आई हैव गिवन हिम द चांस। अगर मैं चांस नहीं देता था, मैं कोई उनके पार्टी के खिलाफ में रहता था, तो ये बातें अलग है कि मैं कांग्रेस पार्टी का हूं और उसके बाद में मैं उनके पार्टी का, तो ये समझने वाली बातें थी। आपको भी मालूम है, मैं तो आई डोंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, आई बिलोंग ओनली टू द फार्मर पार्टी। किसानों के पक्ष का मैं हूं, और जो आदमी ने किसान का ठीक किया मैं उसके साथ में करता हूं। अब ये चीजें पूरी की पूरी सामने आ गई, पिछले 5-6 साल का इनकी जो भी करतूतें रही है, जो भी पार्टी का ये रहा है, आपको मालूम है कि पूरा इंडिया बर्बाद होगा। किसान तो सबसे ज्यादा बर्बाद हो गया इनके इसके अंदर। ये 4-4, 5-5, 10-10 लाख किसान वहां पे बॉर्डर में बैठे हैं, इनके बारे में ये कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो इस तरीके से वी कैन नॉट सपोर्ट। और उन्होंने बोल दिया, कहने का मतलब मोदी जी बोलते तो कहने का मतलब ये बातें सही है, तो ऐसा मैं नहीं मानूंगा ना इसके बारे में। पंतप्रधान है तो इसका मतलब वो कभी गलती नहीं कर सकते क्या? वो भी गलती कर सकते, उनकी भी गलती। उनके आजू बाजू में जो लोग बैठे, हो सकता है उनको गलत एडवाइस दिया होगा करके उन्होंने ये सारी चीजें लगाई होगी। बट सरकार की कोविड हैंडलिंग, ये क्राइसिस को हैंडल करने के बारे में आपका क्या 200% गलत है, 200% गलत है। बिल्कुल, जिनको अकल नहीं है इनके हाथों में दे दिया है सारा का सारा कारोबार। जो WHO के जो बदमाश लोग हैं उनके हाथ में ये सारा का सारा देश चले गया है। और मुझे दुख इस बात का है कि अभी ये रामदेव बाबा जी ने भी कोविड का हॉस्पिटल खोला है वहां पे, पतंजलि का, और उसके अंदर भी आज उनका मैं देख रहा था तो वो भी मास्क लगा के बैठे हैं। मेरा बोलना है, तुम्हारे को मास्क लगाने के बाद में तुम ऑक्सीजन जो लेने की बात होती है, ऑक्सीजन न लेते हुए तुम्हारे को दूसरे सांस में क्या करना पड़ता है? तुम्हारा खुद का ही कार्बन लेना पड़ता है। अभी तो ये बोल रहे कि नहीं एक मास्क से काम नहीं होगा, 3-3 मास्क लगाओ, 3-3 मास्क लगाओ। यानी कहने का मतलब आपको क्या मेरी जान लेनी है? बट थर्ड वेव, ये जो बोल रहे कि थर्ड वेव, अरे थर्ड वेव का मतलब देखो, मैं आपको बताता हूँ। एक इंसिडेंस ऐसा हुआ था कि एक आदमी था जिसको फांसी हुई थी। तो फांसी होने के बाद में शायद मेरे ख्याल से उसका कुछ वो फांसी देने वाला आया नहीं, तो उसको बता दी कि फांसी नहीं, तुमको अभी हम जहर का इंजेक्शन देके मारेंगे। तो उसके बाद में उसको इंजेक्शन देके मारा गया, वो आदमी मर गया। आप बोलेंगे हाँ मरेगा ना जहर का इंजेक्शन, देखिए उसको जहर का इंजेक्शन दिया ही नहीं था, उसको दिया था ग्लूकोज का इंजेक्शन, पानी का इंजेक्शन दिया था उसको। उसके बाद में मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि प्लासिबो इफेक्ट, उसके दिमाग ने जहर बनाना शुरू कर दिया, मर गया बेचारा। तो ये सारे प्लासिबो इफेक्ट के कारण आदमी के अंदर ये पॉजिटिविटी निगेटिविटी चले जाती है। मुझे पूछना है कि क्या आप मतलब मास्क आप यूज नहीं करते हो? आपको लगता नहीं है कि इतना 15 महीने में मैं आज तक के मास्क यूज नहीं किया, कभी नहीं किया है। मुझे पूछना है कि क्या आप हैंड सैनिटाइज करते हैं? कोई बिल्कुल नहीं, आज तक के मैंने सैनिटाइजर से हाथ नहीं धोया आज से। हाँ, मेरी पहले आदत भी थी कि भाई कुछ भी चीज खाता हूँ ना, कोई हाथ छूट के, तो वो मेरे हाथ में धोता हूँ, साबन के पानी से धोता हूँ, अच्छी तरह से धोता हूँ, मेरी पहले से आदत है। वो कि ये कोरोना आने के कारण हुई नहीं है, और करनी चाहिए। रीजन से अभी सैनिटाइजर्स लोग यूज करने के लिए कह रहे हैं, आप उस रीजन की वजह से सैनिटाइजर्स यूज नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते। सैनिटाइजर से हाथ धोना माने आपको बीमारी करना है। सैनिटाइजर इज नथिंग बट अल्कोहल। आपके हाथ के अंदर ऊपर भी काफी अच्छे वायरसेस रहते हैं। आपको किसने कहा कि सारे वायरस गलत है? आपके हाथ के ऊपर कोई वायरस ऐसे है कि जो आपका मित्र करके काम कर रहे हैं, यू आर किलिंग देम आल्सो। 4-4 हजार रुपए, 8-8 हजार रुपए लीटर में ये सैनिटाइजर बेचे गए। तो ये सारी दुकानदारी है राधिका, आप समझो इसके बारे में। सर मुझे पूछना है कि आप एक फार्मर एक्टिविस्ट है, आपकी रीच रूरल महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है, आपके पेपर की भी रीच बहुत ज्यादा है,
तो अब रूरल एरियाज में भी कोविड काफी हद तक पहुंच गया है, सुपरस्टिशियस है लोग। एक ऐसे व्यक्ति जिनकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है वहां पे, जिनकी बहुत अच्छे संबंध है वहां के लोगों के साथ, तो आप उनको क्या समझाएंगे? लोग एडमायर करते हैं मुझे, लोग मेरी बातें सुनते हैं, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। और देखिए कोरोना, इसके पहले मैं मेरी साइकिल यात्रा निकाला था, आज से 3 महीने पहले मैंने साइकिल यात्रा निकाला, 156 विलेजेस विजिट किया था 6 डिस्ट्रिक्ट में साइकिल यात्रा की, 950 किलोमीटर में साइकिल यात्रा की अभी 2 महीने पहले। तो 18,000 लोगों को मिलने के बाद में मैंने हर गांव के अंदर 156 गांव के अंदर, मेरे सभा के अंदर मैं हमेशा पूछता था लोगों को कि कोई आपके गांव के अंदर कोरोना का पेशेंट है? कोई भी आदमी बोलता है हमारे गांव में नहीं है भाई, हमारे यहाँ कोई कोरोना नहीं है। कोई मरा है? अरे भाई पेशेंट ही नहीं तो मरने वाला कहाँ है? ये बात थी। लेकिन अभी जो है ना, अभी गांव खेड़े के अंदर भी ये कोरोना पसर गया है। कैसे पसर गया है? ये डर, यही डर, ये सर्दी खांसी जुकाम आपको होना ही है इन दिनों के अंदर, फरवरी मार्च महीने के अंदर हर गांव। लेकिन अभी वो सर्दी खांसी जुकाम हो गया, अरे तुमको कोरोना हो गया होगा, टेस्ट करो, टेस्ट करा तो कोरोना पॉजिटिव हो गया। अरे खेड़े के आदमी को बेचारे को 25-30-50 हजार रुपए मांगे तो कहां से देगा बेचारा, कहां से देगा? और ऐसे लोगों के पैसे लिए गए, लोगों को लूटा गया, कई लोगों को, और उसके बाद में वो लोग मर गए। कल जाके समझ लो आप बीमार हो गए तो आपकी मम्मी आपकी केयर लेगी, आपको भी लगेगा कि भाई चलो मम्मी है देख रही है। लेकिन अगर आपको एक रूम में डाल दिया और आपकी मम्मी भी मिलने नहीं आ रही, मम्मी आपको देख भी नहीं रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि अरे मेरे, अब ये कोविड के पेशेंट के बारे में ऐसे होता है, जाके उसको नरकपुरी में डाल देते, अंदर कोई जा नहीं सकता, आप भी जा नहीं सकते, उसकी बीवी होगी, भाई होगा, बच्चा होगा, कोई जा नहीं सकता उसका अंदर। कोरोना वार्डों के अंदर जो भी रात के बाद में 10 बजे 11 बजे के बाद में सुनना, वहां के नर्सेस वहां बैठी रहती विदाउट मास्क, सारे डॉक्टर्स। उसके बाद में मैंने देखा है कि जो कोरोना की बॉडी लेके जाने वाली एम्बुलेंसेस है, उसके ड्राइवर से कोई मास्क नहीं लगाता। हजारों पेशेंट, हजारों सैकड़ों पेशेंट एक एक एम्बुलेंस वाले ने लेके गए, कैरी किए, उनके नाकों को मास्क नहीं है। लेकिन इतना बात जरूर है, लोग डरे हुए हैं इसके बारे में जो हुआ है, और ये प्लेसिबो इफेक्ट है, और डर के बाहर से निकली। कोरोना कुछ नहीं है। आपने देखो 2 गज की दूरी, आप हवाई जहाज से तो सफर किया होगा इतने में, मैं तो कई बार जाता हूँ, अभी भी हवाई जहाज के अंदर का तमाशा मैं देखता हूँ ना तो मैं हंसता हूँ। हवाई जहाज फुल रहता है, कम से कम 200-300 लोग उसके अंदर रहते हैं। उसके बाद में वो उसको फेस शील्ड देते हो प्लास्टिक का, अभी फेस शील्ड सामने से लगे हुआ है, तो कोरोना क्या ये नीचे से जाता नहीं है क्या? नीचे से जाता नहीं है, फेस शील्ड लगा दिया उसको। उसके बाद में जो बीच का आदमी है ना, उसको सिर्फ एक एप्रन पहना दिया छोटा सा। अरे वो तुम बोल रहे हो कि नाक को लगाओ, उसको ये करो, एक नहीं 3-3 मास्क लगाओ तो कोरोना जाएगा अंदर, तो ये तो बाजू में बैठे, तो इनको होने वाला नहीं है। यानी जो हवाई जहाज में बैठेगा उसको कोरोना नहीं काटता है। उसके बाद में अगर बड़े बड़े ये जो इतनी रैलियां हो रही है, 2-2, 3-3, 5-5 लाख इन्होंने इलेक्शन के अंदर जमा करवा दिए, बंगाल, पश्चिम बंगाल वगैरह सारा कलकत्ता के अंदर, वहां कोरोना नहीं है। वो पंतप्रधान को नहीं समझता, गृह मंत्री को नहीं समझता। उसके बाद में ये सब चलने के बाद, अच्छा चलो मैं समझता हूँ कि चलो इलेक्शन है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, पंतप्रधान के हाथ में कुछ नहीं है, पार्टी है, उनको इलेक्शन पे जाना, चलो ठीक है, छोड़ दो उसको। ये कोरोना के काल के अंदर आपने जाके कुंभ मेला करवा दिया, ये तो रद्द कर सकते थे ना आप, एसेंशियल थोड़ी था वो। तो वो कुंभ मेले के अंदर तो कितने लोग गए? हजारों गए, लाखों गए, अरे करोड़ों लोग गए, एक ही पानी के अंदर डुबके मार। इधर जाके आप लोगों को बोल रहे हो कि स्विमिंग पूल में मत जाओ, उधर जाके गंगा के मैया के अंदर आप बोल रहे हैं कि सब लोग डुबके मारो उधर जाके। ये बेवकूफी की जो हद चल रही है ना हमारे देश के अंदर, उनको सेंस नहीं होगा, जिनको अकल नहीं होगी, वो बहुत चीजें वो लोग ये मानेंगे। मेरी अकल साबुत है, मेरा कॉमन सेंस साबुत है करके ये सारी चीजें मैं नहीं मानता, और मैं हंसता हूँ सारे लोगों के ऊपर। तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि जैसे हमने बात की कि आप एक हार्डकोर फार्मर एक्टिविस्ट है, तो अकोला में आप रहते हैं, तो अकोला में भी लॉकडाउन था और वहां पे भी जो फार्मर्स थे वो अपना प्रोड्यूस सेल नहीं कर पा रहे थे, शॉपकीपर्स ने भी अपने शॉप्स बंद करके रखे। तो वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा था कि बिल्कुल सब आओ यहाँ पे और सब ओपन करो, कि बंगाल में वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं बट कोरोना सिर्फ यहाँ पे है। तो आप लॉकडाउन के भी अगेंस्ट है? देखिए ऐसा है, लॉकडाउन के बारे में अगेंस्ट इसलिए, इनको मेरा बोलना है ना लॉकडाउन करना है ना तो 2-4-5 साल लॉकडाउन करो, मेरे उसके अंदर कोई विरोध रहने का कारण नहीं। लेकिन देयर शुड बी अ इक्वल जस्टिस टू एवरीबडी। कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है, कोर्ट बंद है, बराबर है, और इनके पगार चालू है। क्या इनके पगार कोई 2-4-5 हजार रुपए है क्या? लाखों रुपए पगार है, उनके पगार चालू है, उनके पगार में कोई कटौती नहीं। वो छोड़ो, डियर ने सलाउन देना चालू, वो बढ़ा दिया ऊपर से। और किसान, वो लोग जो सुबह कमाते शाम को खाते हैं बेचारे, उनका क्या, इनका क्या बिगड़ा लॉकडाउन करने के बाद में? अरे वो लोगों की सोचो, हजारों लोगों की सोचो, वो दुकानदारी की सोचो कि जिसने दुकान
के लिए कर्जा निकाला बैंक का, उसके बाद में दुकान के अंदर लाखों रुपए का माल भरा, उसका ब्याज चालू है, उसके नौकरों का पगार चालू है, उसको उसकी फैमिली पालनी है। वो किसान का सोचो कि जिसने 2 4 6 महीने धूप में जाकर वो अपना ये लिए। अरे मैं मेरी खुद की बात बताता हूँ, अभी मैं आप मेरे तरबूज सड़ गए पूरे के पूरे मेरे खेत के, बेच नहीं सकते क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन करवा दिया। बेचेंगे किसको? कोई मेरे से व्यापारी क्यों लेगा? मेरा गन्ना सूख गया क्योंकि सारी रसवंतियां बन रही, तो वो कौन लेके जाएगा मेरा गन्ना? तो गन्ना का पूरा सूख गया, मेरे तरबूज सड़ गए, मेरे सब्जियां सड़ गई लोगों। अच्छा ठीक है, मैं सहन कर लूंगा, लेकिन उस किसान का क्या विचारेगा कि उसकी जिसकी जिंदगी वो पूरे खेती पे है, उसने उसके पूरे कर्जा निकाल के वो पूरा खेती चलाया, वो सब्जी उगाई उसने, वो कर्जा भी चले गया, उसके बाद में वो सब्जी भी सड़ रही है सामने, और आप बोल रहे क्या ये लॉकडाउन है, बैठो मत यहाँ पर। तो इसलिए मेरा उस दिन जो है ना माथा बहुत खोल गया था। अरे किसान रास्ते के बाजू में बेच रहा है, वो आपको भी लगती है? आपको कौन सी तकलीफ हो रही है वो किसान से? वो तो अपना बेचारा सब्जी लाया, बेच दिया, और घंटे 2 घंटे के बाद में निकल जाएगा बेचारा, और उसी के ऊपर आप दादागिरी चलाते हो। दादागिरी चलानी है ना, तो ये जो अपने क्रिकेट के सामने हो रहे थे ना, कैसे हो रहे थे क्रिकेट के सामने, वहां पे इतने हजारों लाखों लोग उसके अंदर कैसे जा रहे थे? तो दादागिरी चलानी है ना, वहां चलाओ ना। वो कुंभ मेले के अंदर लाखों लोग चल रहे थे, एक बाजू में बैठे थे। तो मेरे को इसलिए कोई ऐसी बेवकूफी और नालायकपना देखता हूँ ना, तो इसलिए मैं इसको गुस्सा आ जाता है। मैं आई कांट टॉलरेट सच नॉनसेंस। आपको और मैं दूसरा बताना चाहूंगा कि ये कोरोना के ऊपर मेरा सबसे ज्यादा गुस्सा क्यों है, मैं क्यों नाराज हूं। ये जब से कोरोना चालू हो गया ना, मेरी पोतिया मुझसे गले से मिलना बंद कर दिया। दे डोंट हग मी। मुझे बताओ मेरे जैसे आदमी को कितना दुख होता होगा अगर मेरी पोती जो मेरे को घर के जाके, मैं जैसे दादाजी आ गए करके आके गले से चिपक जाती थी, वो तो बंद हो गया अभी। ऐसे मेरे जैसे कितने दादा होगी, दादी दादी होगी, नानी होगी। तो क्यों हो गया? क्योंकि ये कोरोना। नजदीक मत जाओ, हाथ मत लगाओ। ये स्टूपिडिटी है। अरे मुझे बताओ, कई लोग ऐसे होंगे कि जिनकी तो बीबियां बोलती होंगी कि नहीं नहीं मेरे साथ में सोना नहीं, तुम दूसरे बेडरूम में सो जाओ। ये क्या स्टूपिडिटी लगा के रखी है? इट्स ऑल स्टूपिडिटी। और ये सारा का सारा जो है ना, ये WHO के जो प्रोटोकॉल है ना, मैं आपको ये प्रूव करके देने के लिए तैयार हूं इसके सारे के बारे में। आई टॉक विथ प्रूफ्स, आई टॉक विथ लॉजिक। ये चीजों को कोई लॉजिक नहीं है तो उस चीजों को मैं कभी सपोर्ट नहीं कर सकता हूं। हाँ, अगर कोरोना वाकई में रहता था, वाकई में ये पैंडेमिक रहता था, आई एम दी फर्स्ट पर्सन। देखिए मैंने बीच में एक आर्टिकल भी लिखा था कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया था, तो लॉकडाउन में लोग रास्ते पे घूम रहे हैं। मैंने बोला भाई अगर आपको ब्रेक दी चेन, उन्होंने उसके लिए शब्द वापरा था कि ब्रेक दी चेन करनी है। मैंने ठीक है, ब्रेक दी चेन करनी है ना, एक बार फिर परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए, आकाश में पंछी भी नहीं उड़ने दिखना चाहिए, इतना इतना लॉकडाउन कड़क करवा दो जैसा लास्ट ईयर उन्होंने किया था, कोई रास्ते नहीं घूम रहा था। तो ठीक है, वो ब्रेक दी चेन 8-10 दिन के हिसाब से मैं भी समझ सकता हूँ, आई वांट टू हेल्प गवर्नमेंट। लेकिन लास्ट ईयर हम लोगों ने ये सारा चीज करी, पूरे साल भर 2-4 मोदी जी अपने 21 दिन बढ़ा रहे। यहाँ पे भी महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने पहले क्या बोले, उन्होंने 15 अप्रैल से तो 1 मई तक के लगा दिया, फिर 1 मई से तो अभी 15 मई तक। ये 15 दिन चलेगा। तो ये नौटंकी हम चलने देने वाली नहीं। 15 मई इज द लास्ट लिमिट। 15 मई के बाद में ये किस तरीके से लोगों के दुकान बंद करते हैं, मैं लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगा इस आपके माध्यम से कि लोगों ने 15 दिन के बाद में अभी से गवर्नमेंट को ये देना चाहिए। अगर ये वाकई में पेंडेमिक रहता था, वाकई में ये महामारी रहती थी, आई एम द लास्ट पर्सन टू टॉक लाइक दिस। आई एम नॉट ए स्टूपिड मैन, आई एम एजुकेटेड मैन। और मुझे भी लोगों की जान माल की चिंता है। मैं भी पेपर पढ़ता हूँ, मैं सब देखता हूँ। दुनिया के कई कंट्रीज ऐसे हैं कि जिन्होंने ये लॉकडाउन फॉकडाउन बिल्कुल किया नहीं, उनका कंट्री खत्म है। हमने हमारा पूरा कंट्री खत्म कर दिया। एक आदमी को एक दुकान या फैक्ट्री लगाने के लिए उसकी जिंदगी गुजर जाती, और आपने 1-2 साल के अंदर उसकी जिंदगी की पूरी कमाई ऐसी की तैसी करवा दी। और उसके बाद में कई कंट्रीज ऐसी की जिन्होंने नहीं किया, दे आर सर्वाइविंग। ये क्या करे, अभी पासपोर्ट ला रहे, वैक्सीन पासपोर्ट। अगर आपने वैक्सीन दिया है तो आपको रेलवे का टिकट मिलेगा, आपको रेलवे एंट्री मिलेगी, आपको हवाई जहाज का टिकट मिलेगा, आपको मॉल में घुसने के लिए बोलेगा। यानी कहने का मतलब ये क्या हो गया है, एक तरफ तो वो क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं वैक्सीन इज नॉट कंपलसरी, वैक्सीन इज नॉट कंपलसरी। फिर उसके बाद में आप बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो आपको मॉल में एंट्री नहीं, रेलवे में एंट्री नहीं, आपको हवाई जहाज के अंदर एंट्री नहीं है। व्हाट इज दिस स्टूपिडिटी। आपके बच्चों को बोलेंगे कि नहीं आपने वैक्सीन नहीं लिया तो स्कूल में नहीं आने का। ये दिस इज अ डिक्टेटरशिप, नालायकपना है। आपको आपकी वैक्सीन बेचनी है ना, आप तो वैसे ही बोल दो, हम आपको वैसे 5-10 हजार रुपए आप बोल दो वो खाते के अंदर हम भेज देंगे, भैया हमारी जान छोड़ो, वैसे भेज देंगे 10,000 रुपए। हर फैमिली को मैं बोलूंगा भीख मांगो, कुछ भी करो, कर्जा निकालो, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, ये कंपनियों को हरामखोरों को पैसा चाहिए ना, तो हर एक इनके नाम से एक उनको उन्होंने अकाउंट बता देना चाहिए कि ये आपको फ्रीडम की ये कीमत है, हम 10,000 रुपए का कल चेक उठा के भेज देंगे। जिनके गरीबों की किए नहीं उनके लिए मैं भीख मांगूंगा, उनके नाम से पैसा भेज दूंगा। लेकिन ये सिर्फ पैसा कमाना है,
कोई लोगों को। मैं आपको और भी बताऊंगा, एक एजेंडा 21 करके है, वो आप समझो। ये सारा का सारा एजेंडा 21 का चक्कर चल रहा है और लोगों ने ये डर में से बाहर निकलना चाहिए, ये पेंडेमिक से बाहर निकलने चाहिए। ये अपने को बेवकूफ बना रहे, इसका मतलब हमने हमारी अकल जो है ना ये गिरवी रखकर काम नहीं करना चाहिए। इतना मैं वापस से आपको बोलना चाहूंगा। और अभी ये 15 मई को मैं लोगों को एडवाइस करता हूं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि 15 मई को ये जो महाराष्ट्र का जो लॉकडाउन, अभी तो उन्होंने कल से तो एकदम कंप्लीट लॉकडाउन करवा दिया। चलो ठीक है, इनको एक बार जो मर्जी मनमाजी करनी करने दो, लेकिन 15 मई को लोगों ने घर के बाहर निकलना चाहिए। शाम को 7 बजे बाहर निकलो, अपने घर के बाहर खड़े रहो। ये मास्क जो है ना, ये मास्क निकाल के जाके उसको जला डालो। ये जो है ना नए मास्क होंगे तो कपड़े वपड़े जो होंगे ना जलाओ, होली करो उसकी। और उसके बाद में और कब 7 से 7:15 15 मिनट निकलो घर के बाहर, मत डरो, अपने घर के बाहर कुछ नहीं करना। मैंने तो बोला था कि ह्यूमन चेन वगैरह बनाओ, लेकिन अभी लोग इतने डरे हुए हैं कि ह्यूमन चेन वगैरह ये वो बोलो ना तो भी वो लोगों के दिमाग में आ जाता है। उनको लगता है अरे बाप रे, हाथ में हाथ मिलाओ वापिस से कोरोना आ जाएगा। तो छोड़ दो, घर के बाहर निकलो, खड़े रहो। और उसके बाद में मोदी जी ने तो बोला था आपको तालियां बजा, वो क्या बोलती है उसको, तालियां बजाने। मैं बोलता हूँ लोगों को, अभी तालियां बजाओ, लेकिन सरकार के नाम से बजाओ कि ये हेल विद द गवर्नमेंट, ये बोलो हेल विद द गवर्नमेंट, हेल विद द गवर्नमेंट। हम निषेध करते हैं सारी चीजों का। इस तरीके से थालियां डफड़े जो मिले बजाओ, हरकत नहीं है। एक बार ये भी करके देखो। और इसके 15 मई के बाद में नो मोर लॉकडाउन, नो मोर स्टूपिडिटी। राइट, ये जो बोल रहे हैं ना, आज से आज से आपके दिमाग में डाल रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाली है, थर्ड वेव आने, और उसके अंदर बच्चे भी हो जाएंगे। अरे तुम पहले से आज से बोल के रख देंगे कि देखो बेटा गब्बर सिंह आने वाला है, गब्बर सिंह आने, तो बच्चा तो घर के बाहर ही नहीं निकलेगा। पूछे ना आप अपने घर में, अगर बच्चे होंगे ना तो वो स्कूल में नहीं जाने को मिल रहा है ना उनको, तो ये कंप्यूटर के ऊपर ये कर करके वो परेशान हो गए। क्या ये जिंदगी जीने के लिए, ये दिन देखने के लिए हम लोग जिंदे रहे? और ये लोग तो इस तरीके से चलता रहेगा ना तो मुझे तो ऐसा मालूम पड़ा है कि 2025-2030 तक की ये इसी तरीके से खर्चने वाले। तो कई कंट्रीज ने इसको कर दिया, इजराइल है, लंदन है, या मलेशिया, कई कंट्रीज है जिन्होंने सारा का सारा उनके ध्यान में आ गया ये सब नौटंकी, उन्होंने फेंक दिया है। लेकिन अभी दुर्दैव से टीवी के ऊपर ये सारी चीजें बताती नहीं है। ये सारा जो मीडिया है, आपको मैं मालूम है कि सब ये गोदी मीडिया हो गया है। और कोई भी मीडिया का आदमी नहीं है कि जो इसके खिलाफ में बात कर रहा है। देयर आर वेरी फ्यू पीपल। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि लोगों ने ये समझ के आगे आना चाहिए और ये फेंक देना चाहिए सारा का सारा। Thank you, sir. Thank you so much. It was a pleasure talking to you. Thank you. Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.